हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। और जो मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ, उससे आप तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो कुछ लोगों ने हो सकता है एग्ज़ाम ट्रिपल सी का दिया भी हो और कुछ लोग देने वाले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे वीडियो रेगुलर वॉच कर रहे होंगे और कमेंट भी आप करते रहिए ताकि मुझे भी हौसला अफ़ज़ाई आपसे मिलती रहे। और कुछ अगर कमियाँ लग रही तो कमेंट के ज़रिए से मुझे उन कमियों से अवगत कराते रहिए ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ दोस्तों। चलिए फ़िलहाल बिना वक़्त गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है 8 बिटों के समूह को कहते हैं। जी हाँ, 8 बिटों का जो समूह होता है कंप्यूटर में, बिट्स यानी बाइट्स जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? निबल कहेंगे, बाइट कहते हैं या वर्ड या शब्द कहेंगे या किलोबाइट कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका 8 बिटों का जो समूह होता है उसको हम बाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बाइट के विषय में हम देख लेते हैं कि बाइट क्या होता है? एक बाइट एक संगणन व दूर संचारों में सूचना की इकाई को कहा जाता है और यह जो है 8 बिट से मिलकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर की क्या है, एक स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। यानी एक अक्षर जो कंप्यूटर में है टाइप करते हैं, वो जितना स्पेस आपका ले रहा है, उसको हम बाइट बोलते हैं, ठीक है? ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। 1 बाइट में 8 बिट के बराबर जगह होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। 1 बिट या 1 अक्षर, ठीक है, से मिलकर बना होता है। ये द्विधारी संख्या पद्धति में अक्षर को लिखने के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को हम नर्व सेंटर कहते हैं? कंप्यूटर के किस भाग को हम नर्व सेंटर कहते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है? कंट्रोल यूनिट में क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं क्योंकि यह निर्देश चक्र यानी इंस्ट्रक्शन जो साइकिल होता है उस जो पथ होता है यानी ट्रैकिंग जो ट्रैक होता है उसका, उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है? और साथ ही यह सीपीयू के उपयुक्त तो माइक्रो ऑपरेशंस को संपन्न करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं उनको भी समय पर उत्पन्न करता रहता है यानी जनरेट करता रहता है, ठीक है? चलिए अगले कोई प्रोग्राम की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की किस मेमोरी को हम रैम के अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह में प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की किस मेमोरी को हम रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह जब करते हैं, स्टोर करते हैं उसको, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है मुख्य मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रोम और अगला जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है कैश मेमोरी। तो इनमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर इसका रहने वाला है वो है कैश मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी-सी डेफिनिशंस देख लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो एक परिवर्तनशील मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर में होती है, ठीक है? सीपीयू से काफ़ी पास होती है, इसलिए उसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। जो भी दिशा निर्देश उसी समय दिए होते हैं, वो कैश मेमोरी में चले जाते हैं और उनमें उसमें जो है संग्रहित हो यानी स्टोर हो जाते हैं। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में काम करता है। कैश मेमोरी तेज़ी से काम करता है और यह कंप्यूटर की सामान्य मेमोरी जो होती है, उससे भी तेज़ काम करता है। कैश मेमोरी का प्रवेश समय जो होता है 100 एनएस होता है, नैनो सेकंड इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जबकि मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, उसका समय 700 नैनो सेकंड्स होता है, यानी एनएस जो ऑप्शंस है यहाँ पे, उसको हम नैनो सेकंड के रूप में पढ़ेंगे। तो ये आंसर है इसका। इसको ज़ाहिर-सी बात थोड़ा बड़ा आंसर है, हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो इसको वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको, ठीक है? और मैं अगर रिपीट करूँगा, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
आप इसको वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन-सा है? जी हाँ, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर बोलेंगे या सीपीयू बोलेंगे या मॉनिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है इसका, वो आंसर रहेगा आपका तीसरा रहेगा सीपीयू, ठीक है? यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? जो ईमेल हम भेजते हैं, ठीक है? उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए या उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता? ए और बी दोनों सही हैं या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका आंसर मन में सोच लिया होगा कि इसका आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन है, यानी ए और बी दोनों आंसर आपके सही होंगे। ईमेल का मतलब क्या है? इसको थोड़ा-सा हम विस्तार से देख लेते हैं कि ईमेल का मतलब क्या होता है। ईमेल का जो मतलब है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी चिट्ठी भेजने का एक आधुनिक जो माध्यम है, वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। बहुत ही फ़ास्ट तेज़ी से ये जो है इस समय चलता है, प्रचलन में है। चाहे से व्हाट्सऐप है, व्हाट्सऐप से हम मैसेज कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए से भी हम किसी को मैसेज दे सकते हैं, ठीक है? ईमेल एड्रेस में जो बाद में लगा होता है, जैसे कोई भी ईमेल आईडी XYZ, फिर उसके बाद में हम लगाते हैं @ जो मार्क है आपको दिख रहा है, अल्फ़ा की तरह से बना हुआ है कुछ, तो इसको हम बोलते हैं के बाद भाग वाला जो भाग होता है, यानी के बाद में जो भाग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन नेम होता है वो। क्या होता है? डोमेन नेम। यानी जिस पर भी ईमेल जा रहा है वो ईमेल आईडी किस डोमेन पर बनी हुई है, ये उसको डिस्प्ले करता है। जैसे कि हम ईमेल आईडी बनाई है xyz@gmail.com, तो के बाद में जो gmail.com लगा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो डोमेन कहलाएगा, ठीक है? डोमेन नेम होता है या उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम होता है जहाँ से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं को आदान-प्रदान किया जाता है। ऊपर दिखाए गए ईमेल एड्रेस में gmail.com एक डोमेन नेम है जिसमें कि टॉप लेवल डोमेन भी जुड़ा हुआ है। यहाँ .com एक टॉप लेवल डोमेन है। यहाँ हमारे बताए गए ईमेल एड्रेस में जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है और .com क्या होता है? ये सर्विस प्रोवाइडर के प्रकार को दर्शाता है। जैसे यहाँ जीमेल एक कॉमर्शियल सेवा प्रदाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप जीमेल को समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पे क्या वर्क होता है @ का या इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन-सा भंडारण उपकरण जो होता है, यानी स्टोरेज डिवाइस जो है, अब प्रचलित हुआ है, ठीक है? ये आपको बताना है। फ्लॉपी, सीडी-रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन-सा भंडारण यानी स्टोरेज डिवाइस जो है प्रचलित हुआ है? तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला आपका है, वो पहला आंसर रहेगा, इसको बोलते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी एक पतली डिवाइस जो होती है, एक स्टोरेज होती है। अ, लगभग 3.5 इंच व्यास का ये चुंबकीय संग्रहण यानी स्टोरेज माध्यम होता है और नए मेमोरी डिवाइसों के आविष्कार से इसका प्रयोग वर्तमान में घट या अप्रचलित हो गया है। जी हाँ, अभी क्या है, मेमोरी कार्ड वगैरह आ रहे हैं, हार्ड डिस्क आ रहे हैं, अलग से हम उसको स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। बट इससे पहले क्या था, ये फ्लॉपी चलते थे, कैसेट की तरह होते थे, बहुत स्लिम। तो इनको लगा करके इस पे स्टोरेज किया जाता था। अब छोटी चिप चलने लगी हैं, जिसमें स्टोरेज लिया जाने लगा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्तावेज़ों को सेव करते समय और सेव एज़ में अंतर क्या है? जब हम सेव करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल, हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस फ़ाइल को जब भी हम सेव करेंगे, चाहे फ़ोटो हो या टेक्स्ट हो, तो उसको सेव करेंगे और एक ऑप्शन होता है साथ में सेव एज़ का, आपने देखा होगा। तो सेव एज़ में दोनों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा है सेव उस दस्तावेज़ को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। तीसरा ऑप्शन हमारा सेव एज़ हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है या बी और सी दोनों हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन को पढ़ा है और वर्क कर रहे होंगे कंप्यूटर पे, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहने वाला है, बी और सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
इसको थोड़ा-सा हम विस्तार से देख लेते हैं कि सेव उस दस्तावेज़ को संग्रहित करेगा यानी स्टोर करेगा, जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित होता है यानी सेव होता है। सेव के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है, वो होता है कंट्रोल प्लस यस दबा देंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है? जो लगभग सभी विंडोज़ एप्लीकेशन में एक समान में चलती है। दूसरा जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो सेव एज़ का ऑप्शन आता है वहाँ पे। सेव एज़ को जब हम करते हैं तो इसमें स्थान बदलने की अनुमति देता है, यानी उसको हम किसी और दूसरे नाम से भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अलग से सॉफ्टवेयर में अलग होती है। एमएस ऑफ़िस में सेव एज़ की शॉर्टकट कमांड जो होती है F12 भी अगर हम दबा देते हैं तो वो हम सेव एज़ में चले जाते हैं। जबकि कुछ अन्य सॉफ्टवेयर में क्या होता है कंट्रोल, शिफ्ट और एस भी सेव एज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ये आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए, जिससे कि हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, ताकि हम आपके लिए मेहनत से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके वीडियो अपलोड करें, जिससे आप एक आगामी एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकें। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बैकस ने, चार्ल्स बेबेज ने, डगलस एंगलबर्ट ने या साइमन कोल्टन ने? तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो ज़ाहिर-सी बात है जो आप लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही आपने सोचा है। इसका डगलस एंगलबर्ट ने जो है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था, ठीक है? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण होता है। जो माउस होता है वो उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। आउटपुट और इनपुट डिवाइस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। यह कर्सर को चलाकर जो भी डिस्प्ले होता है उस स्थान पर जहाँ भी हमें जाना है, जिस स्थान को क्लिक करना है, उस पर ले जाने के बाद हम उसकी बटन को अ, दबा देते हैं और उसके बाद में वो ऑप्शन जो हमारा खुल कर के आ जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा डगलस एंगल बर्ट, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन-सा फ़ॉन्ट या स्टाइल जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है, एमएस वर्ड में नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आप लोग एमएस वर्ड चला रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा कि सबस्क्रिप्ट होता है, बोल्ड होता है, रेगुलर होता है या इटैलिक्स होता है और या कौन-सा नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करें, तो बोल्ड भी ऑप्शन रहता है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हमने टेक्स्ट को लिखा हुआ है, वो बड़े अक्षरों में आपको शो करेगा। रेगुलर यानी कि जो भी हमारा ऑटोमेटिक सेव है स्टाइल, वो उसमें हम टाइप कर लेंगे, ठीक है? इटैलिक्स में क्या होता है थोड़ा-सा तिरछा अक्षर बन के आता है, आपने देखा होगा वो इटैलिक्स स्टाइल होता है। कल तरह-तरह की अलग-अलग स्टाइलिश होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ये कोई स्टाइल नहीं होता है, किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइल का नेम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा। सबस्क्रिप्ट क्या है? एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, यह एक टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? फ़ॉर्मेटिंग में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर इनमें से किसके बिना काम नहीं कर पाते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है स्कैनर के बिना नहीं काम कर पाएगा कंप्यूटर, दूसरा इंटरनेट के बिना काम नहीं कर पाएगा, तीसरा है माउस के बिना काम नहीं कर पाएगा और चौथा है सीपीयू के बिना। तो आप बताइए कौन-सा इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए? ठीक है। यहाँ पे जो आपका अ, आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सीपीयू। कौन-सा रहेगा? सीपीयू रहेगा क्योंकि सीपीयू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा। तो सीपीयू की को केंद्रीय विश्लेषक इकाई भी हिंदी में कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह संगणक का वह भाग होता है जहाँ पर संगणक का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। स्कैनर नहीं हो तब भी काम कर लेगा, इंटरनेट ना हो तब भी काम कर लेगा, हम ऑफलाइन काम कर लेंगे, माउस नहीं है तब भी हम कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, बट सीपीयू नहीं है तो बिल्कुल ही हमारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, काम नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंट्रोल और प्लस पी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पी बटन कंट्रोल के साथ में जब हम पी बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या हमारा खुल कर के आता है? वर्ड फाइल को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाएगा या कंप्यूटर को बंद कर देंगे हम
या दस्तावेज़ों को छापने के लिए किया जाता है या दस्तावेज़ों को कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है? ये ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहने वाला है, वो तीसरा रहेगा, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट होता है। यानी किसी भी कमांड को जो कंट्रोल के साथ में पी अगर दबाएँगे तो हमारा प्रिंटर ऑप्शन खुल कर के आता है। यानी दस्तावेज़ों को छापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी हम थोड़ा-सा डिस्प्ले को देख लेते हैं विस्तार से कि विंडोज़ कंप्यूटर में कंट्रोल और पी को एक साथ जब हम दबाएँगे, तो किसी भी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसे दबाने के बाद प्रिंट विंडो खुल जाती है, जहाँ आप कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रिंटर का चुनाव कर लेते हैं। यानी जो भी प्रिंटर आपका होगा सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर फ़ाइल या का प्रिंट यानी हार्ड कॉपी आप बना सकते हैं। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, या दूसरी पीढ़ी में, या तीसरी पीढ़ी में, या चौथी पीढ़ी में? जो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहने वाला है, पहला आंसर रहेगा, यानी पहली पीढ़ी में मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा कि 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इनमें से पंच कार्ड या पेपर टेप का उपयोग किया जाता था, और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा उसको हम प्रिंट करते थे। ठीक है? दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि अगर वीडियो मेरा कुछ लंबा है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके थोड़ा-सा देख सकते हैं, और क्वेश्चन को 1-2 बार आप पढ़ लिया करें, जिससे कि आंसर आपको क्लियर हो जाएगा और उसका सही आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में जब हम टेबल बनाएँगे, तो माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पेंसिल दिखाई देगा माउस पॉइंटर की तरह से, पहले जैसा ही रहता है, या सीधी रेखा में दिखाएगा माउस पॉइंटर, या वर्गाकार हो जाता है? बताइए इसमें से क्या रहेगा? अगर आपने वर्ड पे काम किया हुआ है एमएस वर्ड में, तो टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देगा यहाँ पर? ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सीधी रेखा के रूप में। ठीक है? यानी कर्सर जो रहता है वो इस सीधी रेखा में रहेगा। वर्ड पे अगर हम टाइप करते हैं कोई भी, तो आपने देखा हो जैसे स्पेस होता है, स्पेस की तरह से ही वो कर्सर दिखाई देता है आपको, है ना? सीधी रेखा में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस को, टिम वर्नर्स ली को, या स्टीव बोजीनेक को? ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन से आपको चूज़ करना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पहली बार आपने शायद सुना होगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है एडा लवलेस को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? एडा लवलेस को कहा जाता है। या दुनिया का पहला प्रोग्रामर अंग्रेज महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है। ये कौन थी? ये लेडीज़ महिला थीं, ठीक है? ये गणितज्ञ थीं। कौन थीं? गणितज्ञ थीं, और कहाँ से थीं? ये अंग्रेज़ थीं, ठीक है? ब्रिटिश से। तो चार्ल्स बेबेज के प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने किसके कंप्यूटर पे सबसे पहले काम किया था? चार्ल्स बेबेज ने पहले कंप्यूटर बनाया था, उस पे उन्होंने वर्क किया था, और उसके बाद में ही उन्हें यह उपाधि मिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एडा लवलेस। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट आपने देखा होगा कि जो स्लाइडें चलती हैं, कभी-कभी डिस्प्ले कहीं पर मीटिंग होती है, तो मीटिंग में जो पावर आप डिस्प्ले आप देखते होंगे, जो भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है समझाने के लिए, वो पावर पॉइंट पे ही बनाया जाता है, ठीक है? तो पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन-सा फ़ाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, ये आपको बताना है। जेपीजी फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है, या डॉट एसटीएम नहीं जोड़ा जा सकता है, या डॉट जीआईएफ नहीं जोड़ा जा सकता है, या डॉट वेब नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जेपीजी फॉर्मेट हम ऐड कर सकते हैं, और डॉट एसटीएम भी हम ऐड कर सकते हैं। डॉट एसटीएम नहीं ऐड होगा, जेएफ हो जाएगा, और डॉट वेब भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डॉट एसटीएम। यानी डॉट एसटीएम एचटीएमएल की एक एक्सटेंशन फाइल होती है, जो कि वेब पेज बनाने में इस्तेमाल होने वाली भाषा है। ठीक है? तो यानी वेब पेज जब हम बनाते हैं तभी हम डॉट एचटीएम को उपयोग करते हैं। ये एचटीएमएल की एक एक्सटेंशन फाइल होती है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसको घुमा कर के भी क्वेश्चन कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जैसे एचटीएमएल की एक्सटेंशन जो है वो क्या है? निम्न में से बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो यहाँ पे डॉट एचटीएम भी होगा, तो ये ध्यान रखिए कि एचटीएमएल की जो एक्सटेंशन है, वो डॉट एचटीएम रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? 1976 में विकसित जो हुआ था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है? उसका नाम ही होगा, पहला है एक्रोन एटम, दूसरा है क्रे 1, तीसरा है पीसीडब्ल्यू और चौथा है पेट। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा, वो आंसर रहेगा क्रे 1, ठीक है? तो क्रे 1 आपका आंसर जाएगा। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जबकि एक्रोन, एटम और कोमोडोर एवं पेट एवं एमस्ट्रैंड और पीसीडब्ल्यू पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। बाकी सारे क्या हैं? पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं, ठीक है? एक्रोन, एटम, पीसीडब्ल्यू या पेट। और केब्रन क्या है? ये सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि 1976 में विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी कुंजियों के समायोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? कौन सी कुंजियों के संयोजन से किसको यानी किस के को जोड़ने से हम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं? नया पेज जब हमें ओपन करना है, नया स्लाइड बनाना है, तो निम्न में से कौन सा हम फंक्शन के यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स को दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस एन रहेगा, या कंट्रोल प्लस एम रहेगा, या कंट्रोल प्लस जेड रहेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहने वाला है, अगर नई स्लाइड पावर पॉइंट में हमको जोड़नी है, तो इसका आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस एम को हम दबाएंगे, तो नई स्लाइड में हम चले जाएंगे, ठीक है? और कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया प्रस्तुतिकरण जब हम देंगे, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, तो नया जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो हमारा ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल एक्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कंट्रोल एक्स को हम कट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस जेड को अगर हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ में जेड बटन को, तो अंडो होता है। अंडो का मतलब होता है कि जो भी अभी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम एक बार डिलीट कर दें बैक एरो से या डिलीट बटन से, तो उसके बाद में कंट्रोल जेड अगर हम कर देंगे तो वो हमारा पुनः वहीं रिपीट होकर के फिर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट जो है लिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से ये फंक्शन के आपकी काम करती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे ये सीरीज़ ख़त्म होने के साथ ही एक सेपरेट वीडियो में सारी फंक्शन की जो भी हैं, जिनका हम शॉर्टकट में शॉर्ट केस कह सकते हैं, शॉर्ट केस का हम एक वीडियो बना देंगे कौन सी के किसके साथ में दबाने से क्या होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पहला है ओएस एक्स, दूसरा है विंडोज़ 7 और तीसरा है डॉस और चौथा है सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर कौन-सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? देखिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स ये भी है हमारा, ठीक है? विंडोज़ 7 भी है और डॉस भी है। केवल हमारा सी प्लस प्लस क्या है? ये प्रोग्रामिंग है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है, वो आपका सही रहेगा, ठीक है? सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है या सी भाषा का एक उन्नत रूप है। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। डेनिस रिची ने, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। सी भाषा का जो विकास है डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। इसका क्या उद्देश्य था? यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करता था, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एएससी सेकंड का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पर जो सेकंड का ऑप्शन मैंने बोला है ये डबल आई बना हुआ है, क्षमा चाहता हूँ। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा ऑप्शन है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चौथा है ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और चौथा ऑप्शन है अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। उम्मीद लग रहा है कि क्वेश्चंस का जो आंसर है काफ़ी बड़े हैं और समझने में दिक्कत हो सकती है, और वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं सही से। देखिए
पहले में क्या लिखा हुआ अमेरिकन सोशल कोड है, दूसरे में स्टैंडर्ड कोड लिखा हुआ है, तीसरे में ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड लिखा हुआ है, चौथे में फिर अमेरिकन सोशल कोड लिखा हुआ है, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट लिखा हुआ है, लास्ट का बदल गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है हर किसी ऑप्शन में, हर ऑप्शंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सटीक आंसर आपका रहेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद में जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा हम इसका आंसर आपको देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जा कर के इसका आंसर हमें सर्च करके देंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आप भी साथ में हमारे साथ में आप भी पढ़ते रहिए रेगुलर। ठीक है, और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल साबित हो सके। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।